राधे राधे भाई सभी को। अपन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे और ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने बात की ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के बारे में, यानी अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से जो आर्थिक नीतियां लागू की और किस प्रकार से पूरे भारत को अपने कब्जे में लिया, है ना। तो उसमें पहली जो नीतियां थी भू राजस्व नीतियां, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। हमने स्थायी बंदोबस्त के बारे में पढ़ा, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती है उसके बारे में पढ़ा, और महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी उसके बारे में पढ़ा। आज उसका दूसरा टॉपिक है कौन सा, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि धन का बहिर्गमन। तो अंग्रेज किस प्रकार से भारत से पैसा निकाल करके इंग्लैंड लेके चले गए, किस प्रकार की नीतियां थी, और ये सबसे पहले किसके दिमाग में ये आया कि यार ऐसा कुछ हो रहा है हमारे देश में, ये थ्योरी सबसे पहले किसने दी, तो उनके बारे में बात करेंगे। देखो, जब हम ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं इसको धन का बहिर्गमन। क्या बोलते हैं? धन का बहिर्गमन, धन का बहिर्गमन, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? धन का बहिर्गमन। अब देखो, ये जो थ्योरी थी सबसे पहले किसने दी? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। उन्होंने ये थ्योरी दी थी सबसे पहले। कब दी? 1867-68 में उन्होंने ये थ्योरी दी। इनकी एक पुस्तक है बहुत ही फेमस, द पॉवर्टी एंड अनवेटेड रूल ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने ये थ्योरी दी थी। अब ये जो थ्योरी दी थी, इस थ्योरी में था क्या, है ना। देखो, अंग्रेज किन किन तरीकों से भारत से पैसा निकाल करके इंग्लैंड लेके चले गए, है ना। उन पॉइंटों को अपने को याद रखना है ना। कौन कौन सा पॉइंट है भाई? पहला पॉइंट है अपना कौन सा, कि अंग्रेज जो जितने भी ब्रिटिश अधिकारी थे जो भारत में रह रहे थे, यहाँ पर कंट्रोल कर रहे थे चीज़ों को, उनको सैलरी जो दी जाती थी वो कहाँ से दी जाती थी भाई? जो टैक्स वसूला है भारत में, जो किसानों से, बिजनेसमैनों से जो टैक्स वसूला है उसी से तो उनकी सैलरी जाती थी। यानी कि ब्रिटिश अधिकारियों को जो भी सैलरी जाती थी तो वो धन बहिर्गमन का ये सिद्धांत रहा, है ना। ब्रिटिश अधिकारियों को जो सैलरी दी जाती थी, अब देखो जैसे ब्रिटिश अधिकारी है भाई, रहे हुए भारत में रहे, उसको सैलरी दे रहे हैं भारत की सरकार, लेकिन वह जो उसका परिवार है, उसकी फैमिली है, वो तो इंग्लैंड में रह रही है ना, तो उसको भी पैसा भेजेगा वहाँ पर। तो इस प्रकार से भारत के पैसे को अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड भेजा। दूसरी तरह किस, बहुत से ऐसे अंग्रेज थे, बहुत से ऐसे बिजनेसमैन थे, हैं ना, इन्वेस्टर थे, जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया पैसा, व्यापार में किया, वाणिज्य में किया, बागानों में किया, हैं, खेती में किया। उन्होंने यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया। पैसा इन्वेस्ट करने के बाद उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। वो प्रॉफिट भी क्या है, एक तरीके से क्या है, देखो क्या लिख सकते हैं इसमें, पॉइंट इन्वेस्टर, है ना। तो ये प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट को तो इंग्लैंड लेके जाते थे, क्योंकि वहीं के मूल्यवासी तो वहीं रहेंगे ना। यहाँ ऐसा तो नहीं है कि भाई यहाँ पैसा कमाया यहीं पर लगा दिया उन्होंने, यहीं पर कुछ विकासात्मक कार्य कर दिया, नहीं कर सकते, वो इंग्लैंड लेके चले गए। इसीलिए तो इंग्लैंड का इतनी तेज़ी से विकास हुआ, क्योंकि भारत की पूंजी से हुआ है ना। वैसे ही अपने देश को थोड़ी सोने की चिड़िया कहा जाता था, यहाँ से पैसा लूट के ले गए ये लोग। नंबर तीसरी बात करते हैं। नंबर तीसरी बात, किस तरीके से अंग्रेज लेके गए। देखो, जब हम 1857 की बात करते हैं, यानी जो क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति हमारी, उस क्रांति में अंग्रेज़ों ने बहुत सारा, जितना भी नुकसान हुआ था अंग्रेज़ों का इस क्रांति में, उस पूरे नुकसान को अंग्रेज़ों ने किन के ऊपर लाद दिया भाई? जो भारतीय रियासतें थी उनके ऊपर लाद दिया, जो भारत सरकार है उसके ऊपर पूरे तरीके से लाद दिया कि भाई हमारा नुकसान हुआ है, हमारे आदमी मरे, हमारे तोप गोले ख़त्म हुए हैं, तो ये जितना हमारी एनर्जी वेस्ट हुई है, तो ये जितनी भी सारी चीज़ हुई हैं, इस चीज़ की भरपाई कौन करेगी? भारत सरकार करेगी, भारत की जनता करेगी, भारत के पैसे से इसकी भरपाई होगी। तो ये 1857 की क्रांति की जितनी भी मतलब नुकसान हुआ था, उसका नुकसान कौन भाई? भारत से ही किया गया। अच्छा, 1857 की क्रांति के बाद एक पद बनाया गया है इंग्लैंड में, कौन सा? भारत सचिव। कौन सा? भारत सचिव। और इसकी एक परिषद हुआ करती थी। क्या परिषद हुआ करती थी? कौन सा पॉइंट है? चौथा पॉइंट लिख सकते हैं भाई, भारत सचिव एक पद ने बनाया गया जो इंग्लैंड में रहता था, और उसकी एक परिषद हुआ करती थी। ये पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखते थे किस पर? भारत पर। तो ये जब इनके लिए भी सैलरी वगैरह इनकी भी निर्धारित की गई होंगी, इनके लिए भी पैसे की आवश्यकता पड़ती होगी, तो उस पैसे की आवश्यकता को कहाँ से पूरा किया गया? भारत से पूरा किया गया ना। भारत से जो टैक्स वसूला जाता था तो उनको यहाँ इनकी उससे पूर्ति की जाती थी। अच्छा, इसके अलावा और क्या? देखो भाई, अंग्रेज़ों ने जितने भी अपने, जैसे कि भारत पर पूरे तरीके से कंट्रोल करके रखना है, तो उसके लिए जो सेना है यहाँ पर, जो अंग्रेज़ों की डिप्लॉय की हुई है, अंग्रेज़ों की जो सेना यहाँ पर रह रही है,
वो जो अंग्रेजी सैनिक हैं उनके लिए सैलरी कहाँ से मिलेगी? बोला भारत सरकार देगी, और कौन देगा? ये भारत के संरक्षण के लिए खड़े। तो एक्चुअली में देखो होना क्या चाहिए भाई, ब्रिटेन के सैनिक हैं, ब्रिटेन के सैनिकों ने या ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेश बना के रखा है, तो सैलरी किनके माध्यम से मिलनी चाहिए? ब्रिटेन के माध्यम से मिलनी चाहिए, लेकिन ब्रिटेन के माध्यम से नहीं मिली, वो भारत की सरकार के द्वारा भारत से जो टैक्स वसूला जाता था उससे उनकी सैलरी पूरी की जाती थी, है ना। तो एक ये बड़ा पॉइंट हो गया भाई, जितने भी सैनिक थे उनको भारत से सैलरी, है ना, भारत सरकार सैलरी देती थी। अच्छा, और क्या भाई, बड़े बड़े युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, है ना, उनमें भारतीय सैनिक भी गए। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में तो गए, है ना। उसके बाद चीन की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति, है ना। तो इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं जो भारतीय सैनिक थे उनका पार्टिसिपेशन था। तो भारतीय सैनिकों को अंग्रेज लोग लेके जाते थे, इंग्लैंड वाले लेके जाते थे, और वहाँ पर क्या है, उनकी ड्यूटी करवाते थे। तो उनको जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता था वो भी कहाँ से दिया जाता था? भारत सरकार से दिया जाता है। अब देखो काम वो इंग्लैंड का कर रहे हैं भाई, बाहर यदि युद्ध लड़ने जाने, यदि प्रथम विश्व युद्ध में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो वो इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहे हैं ना। तो पैसा किसकी तरफ से मिलना चाहिए था? इंग्लैंड वालों की तरफ से मिलना चाहिए था, ब्रिटेन वालों की तरफ से मिलना चाहिए, लेकिन पैसा उनकी तरफ से ना मिलकर भारत सरकार इनको पैसा देती थी। तो इस तरीके से जो है भारत का जो पैसा था वो बाहर गया। इसी तो कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी धन का बहिर्गमन। इसके अलावा और क्या चीज़ भाई, ये गृह सरकार बनाई गई, जो सरकार पूरे तरीके से भारत में कंट्रोल रखती थी। अच्छा, उसका खर्चा भी यहीं से दिया जाता था। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे कारण हैं। अच्छा, एक जैसे मैं बात बताऊँ, जब हमारे देश में रेलवे का विकास हो रहा था, तो उस रेलवे के विकास के दौरान हुआ ये कि जो ब्रिटिश कंपनियां थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय अधिकार था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक योजना चलाई कि जो भी ब्रिटेन का नागरिक इस रेलवे ट्रैक बनाने में जो भी इन्वेस्ट करेगा यहाँ पर पैसा, उसको ये गारंटी दी गई कि यदि वो इंग्लैंड का है तो उसको 5% ज़्यादा ही मुनाफा होगा। यानी कि किसी बंदे ने यदि 100 रुपये लगाए हैं ना इन्वेस्ट के रूप में, तो उसको 105 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इससे ऊपर मिले वो तो अलग बात है, लेकिन 105 तो मिलेंगे। यानी कि उसको 5% मुनाफा तो मिलेगा ही। उसको गारंटी दी गई इस चीज़ की कि यार तू नुकसान में नहीं जाएगा, तू लॉस में जाएगा ही नहीं, तू हमेशा प्रॉफिट में ही रहेगा। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कराया गया इंग्लैंड वालों का। हालांकि और भी यूरोपीय देश थे, उनकी भी कंपनियाँ यहाँ थी, और भी बहुत सारे यूरोपीय लोग यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर काम करते थे, लेकिन उनको ये अपॉर्चुनिटी ना देकर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने ब्रिटेन के लोगों को ही वरीयता दी और इस तरीके से काम चलाया। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग माध्यमों के माध्यम से जो अंग्रेज हैं उन्होंने भारत से पैसे को निकाल के इंग्लैंड लेके चले गए। और ये बहुत अच्छा ये क्वेश्चन भी था कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने जो गंगा को सोख करके, गंगा का जो धन है उसको सोख करके टेम्स नदी पर गिरा दिया। टेम्स नदी प्रमुख नदी है इंग्लैंड की, है ना, तो उस पर जाके गिरा दिया। तो ये इस तरीके से। इसके अलावा भाई अपने जितने देखो अपन सोना चांदी टिन, है ना, इनमें बहुत ज़्यादा अपने वो रखते हैं, खनिज रखते हैं अपन, तो इनकी भी पूर्ति अंग्रेज लोग यहीं से लेके जाते थे, यहीं से पूर्ति क्या करते थे। अच्छा, खेती के लिए गेहूँ यहीं से लेके जाते थे। अच्छा, इसके अलावा चाय वगैरह इनकी भी पूर्ति यहीं से की जाती थी, है ना, और भी जैसे बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो ओवरऑल ये समझो कि धन का बहिर्गमन। अब पैसा तो यहाँ से लेकर चले गए, यहाँ पैसा कमाया, बढ़िया कच्चे माल की पूर्ति यहाँ से करते थे भाई। वहाँ तो औद्योगिक क्रांति चल रही थी, इतना बड़ा वहाँ क्षेत्रफल नहीं है, इतने बड़े वहाँ संसाधन भी नहीं है, इतनी बड़ी वहाँ कृषि भी नहीं होती, तो फिर कच्चा माल कहाँ से मिला भाई? इन्हीं क्षेत्रों से मिला। इंग्लैंड वालों ने जहाँ जहाँ उपनिवेश बनाए हुए थे वहाँ से कच्चा माल निकाला उन्होंने। उसके बाद औद्योगिक क्रांति उनकी वहाँ चली रही थी, वहाँ पर उन्होंने पक्का माल बनाया, निर्माण किया, सस्ते दामों पर बेचा और एक मार्केट क्रिएट किया। उसका खामियाजा आज भी हम देखते हैं। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने मतलब भारत को पूरी तरीके से लूटा, लेकिन यहाँ पर 1% भी यहाँ विकास ना किया उन्होंने। यदि कोई भी विकास किया है तो केवल अपने हितों को ध्यान में रख के किया गया। ऐसा नहीं कि भाई ये हम देखो हमारी थोड़ी भावनाएं हैं भारतीयों के प्रति, हम थोड़ा अच्छा सोचते हैं इसलिए देखो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने केवल अपने हितों को ध्यान में रखकर केवल उन्होंने अपने आप को वरीयता देकर ही काम किया। इसके अलावा दैट्स इट, और कोई भी रीज़न नहीं था। ठीक है, तो ये धन का बहिर्गमन इस तरीके से चीज़ें हुई, इस तरीके से हमारा जो पैसा था भारत का वो बाहर गया, है ना। और आज जब ही देखें कि हमारे यहाँ इतनी गरीबी है, इतना, है ना। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है, दूसरी चीज़ कौन सी है? दूसरी चीज़ है आपकी विऔद्योगिकीकरण, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या बोलते हैं? डिस इंडस्ट्रियलाइजेशन।
विऔद्योगीकरण। अब देखो विऔद्योगीकरण में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि भाई हस्तशिल्प जो कलाकार थे, हस्तशिल्प जो व्यापारी थे, उनका पतन हो गया, हस्तशिल्पियों का पतन हो गया एक तरीके से ना। अब देखो इनका कितना ज़्यादा महत्व था, ये चीज़ अपने को समझनी है। देखो जब अपन किसी भी देश के विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने को देखना होता है कि रूट लेवल पर कितना काम हुआ है। वहाँ पर जो नीचे का व्यक्ति है, जो ग्राम लेवल पर जो व्यक्ति है, जो गांव के स्तर पर जो व्यक्ति रह रहा है, फिर चाहे वह किसान हो, फिर चाहे वह छोटा मोटा व्यापारी हो, उसको कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वह कितना विकसित हुआ है, क्योंकि वहीं से चीज़ें निकल कर आती हैं। आप बॉटम से टॉप की तरफ जाओगे ना, टॉप से बॉटम की तरफ नहीं जाओगे, है ना। आज यही हमारा रीज़न है कि हम चाइना से पीछे हैं, क्योंकि हमने वो चीज़ अपनाई कि यार अपने को टॉप से बॉटम जाना। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो नेहरू जी ने 3 बड़ी योजनाएं चलाई, 3 बड़े कारखाने स्थापित किए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी ये काम किया गया, है ना। बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए गए, तो अपन ने बड़े बड़े कारखाने तो स्थापित कर दिए, लेकिन उन कारखानों में करने के लिए अच्छे स्किल अपने पास मजदूर ही नहीं थे, है ना। जो नीचे व्यक्ति रह रहा है, छोटे मोटे व्यापारी, उन पर ध्यान ही नहीं दिया गया। इसीलिए तो जब हम देखते हैं कि भाई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री तो स्थापित हो गई, लेकिन हमारे पास स्किल आदमी नहीं है। लेकिन हमारे पास जो नीचे जो व्यक्ति है, वह हमेशा सरकारी जॉब की फिराक में रहता है। वह ये कभी नहीं सोचता कि यार मेरे पास कुछ इनोवेटिव आइडिया हो तो मैं कुछ नया व्यापार स्टार्ट करूँ, नहीं करता। अगर ज़्यादा ये हम वहीं चाइना की बात करते हैं, तो चाइना ने सबसे पहले क्या किया भाई, जो नीचे के लोग हैं, जो निम्न स्तर के लोग हैं, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, उनको सुदृढ़ किया, उनको सशक्त बनाया। उनको सशक्त बनाने के बाद धीरे धीरे उन्होंने बड़ी इंडस्ट्री स्थापित की, बड़े उद्योग स्थापित किए। इसलिए यदि वहाँ पर रोजगार की भी आवश्यकता हुई, यदि वहाँ मजदूरों की आवश्यकता हुई, तो जो नीचे का आदमी है वो कम से कम स्किल तो है, वो काम तो कर सकता है वहाँ। हमारे देश में क्या है, इंडस्ट्री तो बड़ी बड़ी है, लेकिन आदमी स्किलफुल नहीं है ना, इतना वही नहीं है, वो जानता ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में। तो इसलिए जो है आज हम बहुत पीछे हैं चाइना से, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है ना। अब देखो उस समय जब अंग्रेज लोग यहाँ शासन करते थे तो कुछ रियासतें थी, लेकिन उससे पहले तो रियासतों का ही अधिकार था, एक तरीके से राजा महाराजा ही शासन किया करते थे। तो राजा महाराजाओं के काल में ये जो हस्तशिल्पी थे, जो हाथ की कलाकारी से नई नई चीज़ें बनाते थे और मार्केट में बेचते थे, तो इनका बहुत बड़ा एक मार्केट था, इनको व्यापार मिलता था, रोजगार मिलता था, पैसा कमाते थे, अच्छी सुदृढ़ इनकी आर्थिक स्थिति थी। तो इस बीच में इन्होंने क्या किया कि खूब बढ़िया आराम से, इनका जो आर्थिक स्थिति, आर्थिक कंडीशन ठीक थी, खूब बढ़िया पैसा कमाया। लेकिन इस बीच हुआ क्या, अंग्रेज आए, उन्होंने देश पर आक्रमण किया, देश पर अधिकार किया उन्होंने, और जितनी भी रियासत हैं उनको ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया। इस तरीके से जो राजा है उसको दरकिनार कर दिया गया, उसका तो महत्व ही समाप्त हो गया। राजा को सूद ही नहीं है, राजा को तो मतलब ही नहीं रखना जनता से, यार जनता क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उसने छोड़ ही दिया, क्योंकि अंग्रेज़ों का पूरी तरीके से कंट्रोल था और राजा कुछ कर भी नहीं सकता, है ना। अंग्रेज़ों का इतना ज़्यादा प्रभाव हो गया। अब जब हस्तशिल्पी जो लोग थे, जब राजा महाराजाओं का, तो राजा महाराजा खुद इनको संरक्षण दिया करते थे कि यार ठीक है तुम काम करो। राजा महाराजा खुद इनकी जो पेंटिंगें हैं, जो इनके हस्तशिल्प से जो भी कलाकारी इन्होंने की है, उनको खरीदा करते थे, तो यहाँ से उनको प्रोत्साहन मिलता था। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने भारत पर अधिकार किया और यहाँ से कच्चे माल को निकाल कर वो इंग्लैंड ले जाते थे, फिर वहाँ से मशीनरियों के माध्यम से सस्ते माल निकाल करके वो भारत में बेचते थे। एक मार्केट उन्होंने क्रिएट किया, एक मार्केट बना के रखा भारत को, है ना। तो सस्ते दामों पर चीज़ें यहाँ पर उनको आसानी से उपलब्ध हो जाती है ना। अब देखो यदि कोई बंदा यार हाथ से काम कर रहा है तो उसमें उसकी मेहनत भी ज़्यादा है, उसने एफर्ट्स भी ज़्यादा लगाए, तो वो आपसे पैसा भी ज़्यादा लेगा, है ना। हो सकता है उसकी थोड़ी क्या है, बनावटी में भी थोड़ी उसकी जो क्वालिटी है शायद उसमें भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, उसमें भी शायद कमी हो कहीं ना कहीं, है ना। तो यदि अब दूसरी तरफ देखें, यदि औद्योगिकरण के तहत जो सामान बन के आया, यदि मशीनों से कोई सामान बन के आया, तो उस क्वालिटी में भी उच्च होगा, सस्ते दामों पर मिलेगा, आसानी से मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। तो इसलिए ये क्या है, तो पूरे तरीके से जो जितने भी हस्तशिल्पी थे, जो मतलब हाथों के काम से जो काम करते थे, जो कलाकारी दिखाते थे, वो मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से नष्ट हो गए। मटके बनाने वाले थे, वो एक तरीके से ये समझो उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा कम हो गया, है ना। तो इस तरीके से आज यदि मान लो, देखो आज यदि हम गांव की बात करते हैं तो एक वो चाकी आती है जिससे अपन गेहूँ पीसने का काम करते थे। पुराने समय में मान लेते हैं ये एक तरीके से व्यवसाय हुआ करता था।
आप चाकी से गेहूँ पीस रहे हो, आटा बना रहे हो और आप उसको बेच रहे हो, आप उसमें एफर्ट्स ज़्यादा लगा रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, तो आप पैसा भी ज़्यादा लोगे। अब वहीं आपने चक्की लगा दी एक, चक्की से आप 2 मिनट में उसमें गेहूँ डाला, जल्दी से पिस के आ गया, पैसा भी कम लगा, टाइम भी कम लगा, तो आदमी यार उससे क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी है, तो आदमी उस चक्की वाले से जो हाथ से बना रहा है उससे ख़रीदेगा, या फिर उस बिजली वाली चक्की से जो कि बहुत ही कम समय में आपको आटा बना के दे रही है उससे ख़रीदेगा, उसी से ख़रीदेगा ना। तो इस तरीके से पूरी तरीके से कोलैबोरेट हो गया, और एक तरीके से ये समझो जितने भी हस्तशिल्पी थे, उद्योगपति है ना, वो एक तरीके से समाप्त होने के कगार पर आ गए जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। और विशेष रूप से तब बहुत ज़्यादा नष्ट हो गए जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हो गई थी, है ना, क्योंकि तभी तो जो सामान है वो बहुत ही नॉमिनल कीमतों में बिकने पर आ गए, है ना। हर क्षेत्र में रीच बढ़ने लगी है, हर क्षेत्र में वो सामान मिल जाता था। तो इस तरीके से पूरे तरीके से कंट्रोल किया। अच्छा, एक चीज़ और, जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज़ों ने जो शिक्षा नीति थी वो इस तरीके से विकसित की भारत में कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो भले रंग रूप में भारतीय हों लेकिन मानसिक रूप से पूरी तरीके से अंग्रेज थे, है ना। वो मतलब इस तरीके से हमारी जो एजुकेशन है उसको पॉलिसी की गई थी, उसको पॉलिश किया गया था। लेकिन और वही अपन फ़र्क देखते हैं कि जो उनका दिमाग अंग्रेज़ों की तरह है तो वो उन्हीं की चीज़ों को प्रमोट करेंगे, उन्हीं के सामानों को खरीदेंगे, उन्हीं की चीज़ों को उन्होंने प्रमोट किया था बाज़ार में, उन्हीं को, है ना। तो इस तरीके से जो हस्तशिल्पी हैं और भी उनकी ज़्यादा कंडीशन हो गई। अब औद्योगिकरण तो छिन ही गया, जो छोटे मोटे व्यापारी वो तो पूरी तरीके से नष्ट हो ही गए। उसके साथ ही यदि औद्योगिकरण नष्ट भी हो गया, छोटे मोटे व्यापारी वो भी नष्ट हो गए, तो ऐसा नहीं है कि उसकी जगह कोई नए उद्योग स्थापित कर दिए हों, कोई बड़े उद्योग स्थापित कर दिए हों, वो भी नहीं हुआ, है ना। छोटे भी समाप्त हो गए और बड़े उद्योग भी स्थापित नहीं हुए। तो इस तरीके से पूरी तरीके से जो क्या है, भारत की जो आर्थिक स्थिति थी उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, है ना। अब फ़र्क क्या हुआ भाई, जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है ना, पूरी तरीके से डामाडोल हुए, सिस्टम खराब ही हो गए एक तरीके से। अच्छा, गरीबी बहुत ज़्यादा हो गई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई, है ना। अंग्रेज़ों ने केवल अपना फ़ायदा देखा, है ना। और जो गांव में देखें तो गांव का विकास ही नहीं हुआ, तो भारत का विकास कहाँ से होगा, क्योंकि यूनिटी गांव है ना। पहले हमने गांव को विकास करना पड़ेगा तभी भारत का विकास हो सकता है। तो ये काम नहीं हुआ। फ़ायदा किसको हुआ? अंग्रेज़ों को हुआ। अंग्रेज़ों की औद्योगिक क्रांति और ज़्यादा फैलने लगी भाई, अंग्रेज़ों का जो उद्योग और ज़्यादा स्थापित होने लगे, अंग्रेज़ों की जो मार्केट रीच है वो और ज़्यादा बढ़ने लगी। जब हम भारत की बात करते हैं तो इतना बड़ा मार्केट है यार, इतनी जनसंख्या रहती है यहाँ, कितने लोग कितनी अलग अलग तरह की वैरायटी की चीज़ें यहाँ खरीदते हैं, पसंद करते हैं, तो उनके लिए तो स्वाभाविक रूप से एक बड़ा मार्केट था और उन्होंने इस चीज़ का उपयोग भी किया। तो इस तरीके से आज हमने इस क्लास में 2 चीज़ें पढ़ी। एक तो है ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि धन का निष्कासन। देखो, धन का निष्कासन पहले हुआ था, आज धन का नहीं, आज माइंड का निष्कासन है ना, यानी कि ड्रेन ऑफ माइंड हो रहा है ना, ब्रेन हो रहा है, ड्रेन ऑफ ब्रेन हो रहा है। यानी किस तरीके से हमारे देश का जो मस्तिष्क है वह विदेशों में जा रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर कमी है भाई, शायद जो एजुकेशन है हमारी इतनी शायद अच्छी नहीं है, इसीलिए तो जो यहाँ का आदमी है वह यहाँ पर ना पढ़ना पसंद करता है, वह विदेशों में जाता है, वहीं सेटल हो जाता है, अपने दिमाग का विदेशों की कंपनियों में लगाता है, उनको आगे बढ़ाने का काम करता है। यदि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी होती है तो शायद यहीं पर वह काम करता है, यहीं पर स्टार्टअप चालू करता है, यहीं पर कंपनी स्थापित करता है और यहीं देश के विकास में काम करता शायद, लेकिन नहीं कर पाया। तो आज हमारे देश में देखते हैं बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े व्यापारी हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO बन के बैठे हैं, है ना। तो ये शायद आज हमारे देश में एक नई तरह का एक बहिर्गमन हो रहा है, और वो किसका हो रहा है? ड्रेन ऑफ ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क का बहिर्गमन हो रहा है ना। और एक हमने पढ़ा विऔद्योगीकरण, यानी कि हस्तशिल्पियों का पूरी तरीके से पतन हो गया था, है ना। और आज उसी का नतीजा है कि आज बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है हमारे, है ना, रोज़गार मिल ही नहीं रहा क्योंकि आदमी स्किलफुल नहीं है। तो ओवर आई थिंक मुझे लगता है ये दोनों टॉपिक आपके समझ में आए होंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।